हेलो, स्वागत है आपका सरल ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। कक्षा 10वीं का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले वीडियो में हम लोग जो है आपका परावर्तन पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, लेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, हमको ये जानना है। तो क्या यह सब भी सरल रेखा में चलता है? यह अपनी दिशा बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे और आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी ऐसा लगता है कि जैसे हम स्विमिंग पूल में देखते हैं या तालाब में देखते हैं, तो उसकी जो तली है थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखती है हमको। तो इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर ऊपर उठे हुए दिखते हैं। जैसे कुछ किताब में कुछ लिखा हुआ है, हमने उस पे कांच का एक स्लैब रख दिया है, तो अब उस कांच के स्लैब के ऊपर से देखेंगे तो वो जो लिखे हुए जो अंक हैं, वो अक्षर हैं, वो हमको थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबा देखा है? तो वह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी दिखती है। जैसे कि पानी से भरा हुआ ग्लास है तो उसमें हमने एक पेंसिल रख दी, तो अगर उसको साइड से हम लोग देखते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पानी के अंदर जाके टेढ़ी हो गई है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू क्वार्ट्ज साइड से देखने पर आपके वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इन अनुभवों को व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे? तो ये जितने भी अनुभव हैं, हम इनकी व्याख्या किस तरह से करेंगे? तो अब आप आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करते हैं। तो पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो पेंसिल जो हवा में है उस पर से जो प्रकाश आ रहा है और जो पेंसिल पानी के अंदर है उसमें से जो प्रकाश आ रहा है, दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। तो इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं, वहां पर भी अलग अलग दिशा से आ रहा है। तो यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव्य जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें तो क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या तब भी अक्षर उतनी ही ऊंचाई तक उठे हुए प्रतीत होंगे? और बोल रहा है कि जो अपने पानी गिलास में रखा हुआ है, पानी की जगह केरोसिन रख दिया, या जो हमने गिलास की सिल्ली रखी थी उसकी जगह प्लास्टिक की रख दी है, पारदर्शी प्लास्टिक की, तो क्या अब भी जो पहले जो अक्षर ऊपर उठे हुए थे तो क्या उतने ही उठेंगे या फिर वो कम या ज्यादा हो जाएंगे? तो इसी की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो अब आपको ये ध्यान, जो हमने पीछे बात कही उसमें हमको आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बताया नहीं कि ज़्यादा या कम। हम पढ़ेंगे इसके बारे में धीरे धीरे, और बाद में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो पदार्थ हैं तो वह प्रकाश को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं, यानी कि एंगल सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमको जितना उठा हुआ वो किस में दिख रहा है, पानी में दिख रहा है, या जितना मुड़ी हुई पेंसिल पानी में दिख रही है केरोसिन में, उससे अलग दिखाई देगी। ये पढ़ेंगे हम धीरे धीरे आगे। अब आयताकार कांच का एक आयताकार स्लैब है और हमको क्या करना है, उसका अपवर्तन। तो कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए एक क्रियाकलाप, यहाँ पर एक कांच का स्लैब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से एक किरण आ रही है इधर, और यहाँ से ये मुड़ के इस तरफ चली गई है, फिर यहाँ से ये मुड़ के इधर आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिखता है कि प्रकाश किरण यहाँ से सीधा, अगर ये यहाँ पर ये कांच का स्लैब नहीं होता तो सीधे सीधे आती ऐसे, तो पर ये
कांच के स्लैब होने की वजह से यहाँ पर ये प्रकाश मुड़कर आपका इस तरफ हो गया है। ठीक है, तो यही बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जा रहा है तो वह अपनी दिशा से मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश, अब ये मुड़ने की घटना किसकी वजह से होती है, तो अब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वह क्यों अपनी दिशा से मुड़ जा रहा है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसकी जो चाल है वह बदल जाती है। जैसे अगर वह निर्वात यानी वैक्यूम में से किसी माध्यम में जाएगा तो हमको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा ये किसी भी माध्यम में, पानी में जाए या ग्लास में जाए या किसी केरोसिन में जाए तो इसकी चाल कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वह अपनी दिशा से थोड़ा बेंड हो जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, तो उससे आपको एकदम अच्छे से ये अपवर्तन समझ में आ जाएगा। तो अब मान लो कि हमारे पास एक कार है और वह यहाँ पर ऊपर प्लेन रोड है और यहाँ पर ये कीचड़ वाला रास्ता है। ठीक है, तो अब कार आपका यहाँ से ऊपर से इस तरफ आ रही है, तो ये मैं उसका रास्ता बना रहा हूँ और उसके सिर्फ और सिर्फ 4 पहियों की बात करें हम, ये मान लो कि ये 4 पहिए हैं उसके, ये गाड़ी है। तो जब कार यहाँ पर प्लेन रोड पर है तो सारे के सारे पहिए एक समान गति से जा रहे हैं। तो जैसे ही वह स्थिति सोचो, जब ये आगे का ये वाला टायर जब ये कीचड़ में आएगा और ये वाला टायर अभी भी हवा में है, तो अगर ये कीचड़ में आएगा तो इसकी चाल तुरंत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये अपनी नॉर्मल चाल पर ही अभी भी चल रहा है। तो जिसकी वजह से ये रुक गया, ये चल ही रहा है, तो क्या होगा, गाड़ी आपका थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरफ। जाना इसको ऐसे सीधे था तो गाड़ी अब ऐसे बेंड होके इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये इसका बेंडिंग हो गया है। ठीक है, अब इस बेंडिंग को हम समझाएं कैसे कि कहाँ ये जा रही है, कहाँ बेंड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं, लंबवत, जैसे हमने परावर्तन में बनाया। तो हमने क्या बोला कि गाड़ी यहाँ पर कहाँ मुड़ गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। तो अब यहाँ पर गाड़ी कहाँ से आ रही थी, एक विरल से सघन माध्यम में आ रही थी। तो इसी तरह से मान लो कि जैसे प्रकाश आ रहा है निर्वात से किसी पानी में गया है तो किधर मुड़ जाएगा, वो अभिलंब की तरफ। अब इसका उल्टा आप विचार करो कि मान लो कि गाड़ी अब यहाँ से कीचड़ वाले रास्ते से बाहर की तरफ जा रही है, तो सिर्फ यहाँ पर भी हम लोग इसके 4 व्हील को अगर देखें तो ये इसके 4 व्हील हैं। और वो स्थिति सोचो, जब गाड़ी यहाँ से बाहर गई तो अब बाहर जब जाएगी तो पहले ये वाला टायर इसका बाहर जाएगा, तो ये वाला टायर बाहर पहुंच गया, ये अभी भी यहीं पर है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर गाड़ी आपका जाना इसको सीधे था ऐसे, तो क्या होगा कि थोड़ा सा इस तरफ को घूम जाएगी क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, ये वाला रुक गया है, ये अंदर ही है अभी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब हमने बनाया दूर। तो यहाँ पर जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ये ऊपर आपका क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब जहां पर प्रकाश की चाल अधिक हो उसको विरल बोलेंगे, और सघन क्या होगा, जहां पर प्रकाश की चाल कम हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एग्जाम्पल हमको दिया गया है, ऊपर है वायु और ये कांच। वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में कम है। तो यहां से जब प्रकाश आता है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है, फिर कांच में से जब वापस वायु में जाएगा तो क्या होगा, फिर आपका सघन से विरल, तो फिर अभिलंब से दूर हटेगा। यहाँ पर समझ में आया? तो यही चीज इसमें लिख रखी है। तो अब क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, कांच में अलग होगी, पानी में अलग होगी। तो हमने क्या किया कि ये देखा कि अलग अलग माध्यम में फिर जो प्रकाश का ये मुड़ने का कोण होता है, जो ये बैंड होता है, वह भी अलग अलग होता है। तो अब इसलिए हमने एक क्वांटिटी बनाई और उससे हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश आपका अलग अलग में अलग अलग जो है बता रहा है।
तो अब उससे पहले जिस तरह हमने परावर्तन के नियम देखे, उसी तरह से हम अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो अपवर्तन में पहला नियम है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये वैसा ही पहला उसका भी नियम है, इसका भी है। दूसरा नियम यहां पर क्या है, तो अगर हम बात करते हैं आपका अपवर्तन की, तो ये कोई एक माध्यम है ऊपर, नीचे कोई माध्यम है दूसरा, यहां से प्रकाश की किरण आती है, माना कि ऊपर जो है आपका विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, तो ये मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ, ये ठीक है। तो ये वाला कोण जो है ये आई है और ये वाला कोण आर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण। परावर्तन पढ़ रहे थे, अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका अपवर्तन कोण। अब यहां पर अगर आप, वहां पर हमने देखा कि आई और आर आपके क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर देखोगे तो आई बड़ा है, आर छोटा है, ठीक है। तो अब यहां पर समान नहीं होते हैं। अगर आपका प्रकाश ये विरल माध्यम मान लो, तो विरल से सघन में आ रहा है, तो क्या होगा कि ये मुड़ जाएगा अभिलंब की तरफ, तो उस केस में आपका आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा कि वो अभिलंब से दूर हटता है, तो आपका आर बड़ा होगा, आई छोटा होगा, तो बराबर इसमें नहीं होंगे। तो इसीलिए यहां पर नियम जो है वो है आपका दूसरा वाला, कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा परावर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और साइन आर, यह इसका अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को बोलते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम, ठीक है। और यह कोण जो आई है ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा के लिए यह सत्य है। तो आई आपतन कोण को तथा आर अपवर्तन कोण हो तब, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो अब यहां पर ये जो आई और आर है, इनका साइन रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक बनाया, एक ऐसी क्वांटिटी बनाई जिससे हमको पता चल जाए कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, ये देख के बता दें हम। तो अगली चीज है आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है आपका, अपवर्तनांक में हम प्रकाश की चाल को जो है हम देखते हैं और हमको ये पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो गई। तो अगर मैं बात करूं अपवर्तनांक की, जैसे कि हमारा अभी हम ऊपर निर्वात रख रहे हैं, ठीक है, ये निर्वात है और यहां पर कोई माध्यम है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में कुछ इसके अलग होगी v। तो अब आपका अपवर्तनांक n, इस माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। तो ये होगा कि इस निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे इस माध्यम में प्रकाश की चाल v, इसको बोलेंगे अपवर्तनांक। और ये जो अपवर्तनांक आपका है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पर अगर हम किसी माध्यम को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपका निर्वात के साथ, निर्वात में से इस माध्यम में आ रही है, तो यहां पर हमने क्या कंपेयर किया है कि इसमें इस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्वात के साथ कंपेयर किया है, उसका रेशियो निकाला है, तो इसको बोलेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक,
अब ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा निर्वात से आए और किसी माध्यम में प्रकाश जाए। प्रकाश तो पानी से ग्लास में जा सकता है, ग्लास से किसी दूसरे माध्यम में जा सकता है। तो जब हम लोग ऐसे दो माध्यमों में, दो अलग अलग माध्यम में जो है प्रकाश की चाल को कंपेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि n21। ठीक है, n21 इसका मतलब है आपका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का कंपेयर किया है पहले के साथ। तो इसका मतलब होता है कि n21 n2 अपॉन n1। ठीक है, तो n2 अपॉन n1 क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब ये कैसे आया, अब हमारे पास सापेक्ष अपवर्तनांक पहले से है। देखो, तो इसमें से हमने इसको कैसे निकाला हुआ है, n21 की बात हम कर रहे हैं। तो n21 क्या होता है आपका, n2 अपॉन n1। तो ये है आपका सापेक्ष मान n21। तो जिसमें हम क्या करेंगे, अब n2 यानी कि हमारे पास दो मीडियम है। अब एक पहला मीडियम है ऊपर और एक दूसरा मीडियम है नीचे। तो n2 जो है इसका दूसरे जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है और n1 ये ऊपर वाले का निरपेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा आपका n21। तो n21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 क्या है आपका c अपॉन में v2। ये हुआ आपका, और मतलब c अपॉन v2 मतलब c मतलब प्रकाश की चाल वैक्यूम में, निर्वात में, और प्रकाश की चाल इस दूसरे माध्यम में। फिर आपका n2 क्या हो जाएगा, c अपॉन में v1। तो ये c से c कट हो जाएगा। तो n21 आपका क्या आएगा, ये v1 सबसे ऊपर चला जाएगा, v1 बटे में v2। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका n21 क्या है आपका यहाँ पर v1 बटे में v2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो है हम इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि यहाँ पर अब आपका ये माध्यम है एक वायु, माध्यम 2 जो है वो कांच है। तो इसी तर्क से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले हमने क्या निकाला था, n21 2 का 1 के सापेक्ष। अब क्या निकाल रहे हैं, 1 का 2 पे सापेक्ष, n12। तो n12 क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही चीज n12। तो n12 बराबर n1 अपॉन n2। तो n1 आपका क्या हुआ, c अपॉन में v1, और ये क्या हुआ, c अपॉन में v2। तो v2 ऊपर चला जाएगा, v2 अपॉन v1। अब v2 क्या है आपका, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये लिखा हुआ है, और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो ये क्या आ जाएगा आपका v2 अपॉन v1। तो यहाँ पर अब कभी भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो हमारे पास दो माध्यम होंगे वहां पर। तो इसीलिए हमको इस अपवर्तनांक की जरूरत पड़ी कि अब अलग अलग माध्यम, जैसे कि मान लो कि हवा, कोई प्रकाश अगर वायु से कांच में जा रहा है तो ये इतना मुड़ रहा है। तो अगर वायु की जगह, यहाँ पर नीचे हमने कांच ही रखा है, वायु की जगह ऊपर पानी रख दिया जाए ना तो ये इसका मुड़ना बदल जाएगा, ये अलग डिग्री पे मुड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कई बार आपको लगेगा कि एक ही से करो ना, दो से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो दो से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि अगर आप एक माध्यम को वैसा ही रखते हो और दूसरे माध्यम को बदल देते हो तो ये कोण बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ गई है, सापेक्ष की। और अगर आप निर्वात यानी कि वायु, निर्वात मतलब वायु को हम लोग जनरली निर्वात मान लेते हैं, लगभग दोनों में प्रकाश की चाल लगभग बराबर ही होती है। तो अगर वायु के सापेक्ष अगर इसको किया जाए कंपेयर कि nm कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो अब अपवर्तनांक का मतलब है कि कंपेयर करना कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को डिवाइड कर दिया है, बटे कर दिया है, और वहां से एक क्वांटिटी हमको निकल के आई है जिसको हम अपवर्तनांक बोल रहे हैं। और यह अपवर्तनांक जो है आपका, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, दोनों को बटे कर दोगे तो मात्रक कहाँ से आएगा भैया, ठीक है। तो अब माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। तो
अब जो हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं तो जनरली इसको सिर्फ अपवर्तनांक ही बोला जाएगा, और सापेक्ष होगा तो अब सिर्फ अपवर्तनांक लिखा है तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, आपका निर्वात के साथ किया जा रहा है, बस ये समझ लेना है हमको। तो अब यहाँ पे कुछ हमको सारणी दे रखी है नीचे, तो वहां पर आपको कुछ मान दे रखे हैं अपवर्तनांक के, वो हम देख सकते हैं कि वायु का है लगभग ये 1 के बराबर ही है, बर्फ है 1.31, जल 1.33। इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण आपका वायु में है तो वो लगभग निर्वात के बराबर ही है। 1.00 का मतलब हम 1 ही लेते हैं। तो जल है आपका 1.33 और अल्कोहल 1.36। तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा तो उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। तो जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, अल्कोहल से, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है। उसी तरह से केरोसिन है, तारपीन का तेल है, सबका दे रखा है, ग्लास है, बेंजीन है, ये 1.5 है आपका बेंजीन का। तो अब अगर हम जितना अपवर्तनांक ज्यादा होता जाएगा उतनी प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होती है, बस ये हमको याद रखना है। अब अगला इसमें अगर देखें कि गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, तो गोली लेंस का अपवर्तन आपका क्या होता है, जैसे आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे लेंस का उपयोग, जो घड़ी बनाते हैं छोटे से छोटे लेंस ऐसे आंख पे लगा के उसको घड़ी को रिपेयर करते हैं। तो क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? जो लेंस होता है उसको छुआ है आपने, उसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? तो वो थोड़ा सा कहीं पर मोटा होता है, कहीं पर पतला होता है, ये हमको दिखता है, ठीक है। क्या यह बीच में से मोटा है या किनारों से? चश्मों का लेंस आपने देखा होगा तो उसमें भी यही चीज होती है, वो कहीं पर मोटा होता है, कहीं पर पतला होता है, तो वो समतल नहीं होता है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी हमारे पास पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसके दो पृष्ठ हो और जिसमें से एक या तो दोनों गोली हो, तो उसे क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। तो लेंस होने की कंडीशन क्या है? तो लेंस होने की कंडीशन ये है कि आपके पास कोई पारदर्शी माध्यम हो और उस माध्यम के पास दो पृष्ठ हो, ठीक है, और उसमें से एक जो है वो क्या हो? गोली हो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक माध्यम है, इसमें से एक तो सीधा है और दूसरा वाला गोली है, और यहां पर ये माध्यम पारदर्शी है, तो ये लेंस हो गया। या तो फिर क्या हो? दोनों के दोनों, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये दोनों तरफ गोली हो, तो अब उसको हम लोग बोलेंगे लेंस। तो अब इसमें अगर ये क्या बोल रहा है कि इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है, तो ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है या तो दोनों गोली हो। तो किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, तो ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या तो इसे केवल उत्तल लेंस भी कहा जा सकता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो अब अगर हम बात करें एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, इस तरह से, ये लेंस का साइड व्यू है, साइड से हम देख रहे हैं। बाकी लेंस तो आपको ऐसे गोल ही होगा, सामने से देखोगे तो बीच में यह मोटा होगा, साइड व्यू हम देख रहे हैं, बीच में मोटा होगा और किनारों पर यहाँ पर ये पतला होगा। तो इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे जाती हैं ये हम देखते हैं आगे। तो यहां पर इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार द्विअवतल लेंस अंदर की तरफ वक्री दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा। यहां पर अगर आप देखोगे तो दूसरा लेंस ये भी दिखेगा आपको सामने से ऐसे गोल ही, पर अगर साइड से देखने जाएंगे तो ये बीच में पतला होगा और साइड में मोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस या तो द्विअवतल, और प्रायः इसको हम लोग अवतल ही बोल देंगे। तो आप समझ जाना कि हम किस लेंस की बात कर रहे हैं, कि उसके दोनों सतह कैसी हैं, अंदर की तरफ दबी हुई हैं। अब किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, दो गोली पृष्ठ होते हैं। इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। तो चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, तो आपको वो एक गोले का भाग, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसी एक बड़े गोले का भाग है, ये
ऐसे, ठीक है। तो अब इसका केंद्र, जो ये गोले का केंद्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र C, जिस तरह से हम लोग दर्पण में बोल रहे थे। तो इस गोले का जो केंद्र होगा कहीं पर यहाँ पर, तो वो क्या होगा आपका वक्रता केंद्र। तो लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः C द्वारा निरूपित किया जाता है, और क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं इसलिए C1 और C2 द्वारा भी निरूपित किया जाता है। दो कैसे होते हैं, तो एक पृष्ठ इस तरफ है, दूसरा गोलीय पृष्ठ इस तरफ है, देखो ये। तो एक यहाँ C1 होगा और इधर क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष है। अब यहाँ के C को और इधर को जोड़ दो, ये मुख्य अक्ष बन गया आपका, ठीक है। अब लेंस का केंद्र बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको प्रायः O से निरूपित किया जाता है। तो यहां पर लेंस का जो ये O दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। तो अगर सीधे सीधे प्रकाश अगर जा रहा है तो वो सीधे सीधे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल भी ये विचलित नहीं होता है। अब गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास आपका क्या कहलाता है, द्वारक, अपर्चर। मतलब ये यहां पर आप देखोगे ये जो एक लेंस है, तो इसमें आपका ये इसका जो व्यास है यहां से पूरा यहां तक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों को तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। मतलब ये जो द्वारक है वक्रता त्रिज्या के मुकाबले ये बहुत छोटा होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के समान दूरी पर होते हैं ऐसे, और दोनों ये वाला वक्रता केंद्र और ये वाला वक्रता केंद्र, ये जो इसका O है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ये दोनों समान दूरी पर होंगे। तो ऐसे छोटे लेंसों के पतले लेंस कहलाते हैं। तो इस तरह के जो लेंस होंगे जिसमें उसका द्वारक, अपर्चर बहुत छोटा होगा उसके वक्रता त्रिज्या से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पतले लेंस। तो यह किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप हमको दिया गया है कि जैसे कि हमने देखा होगा कि हम लेंस से वो कागज जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि जितनी भी ये समांतर रेखाएं, यानी कि अगर सूर्य से आती हुई किरणें सारी की सारी समांतर होती हैं, तो ये समांतर किरणें सीधे जाके एक पॉइंट पर मिलती हैं जिसको फोकस बोलेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने सूर्य का जितना भी प्रकाश आ रहा था तो आपने एक बिंदु पर उसको केंद्रित कर दिया है, तो सारी की सारी जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो एक बिंदु पर केंद्रित हो गई है, तो जिससे वह वहां पे बहुत गर्मी पैदा होती है और वो जल जाता है, ठीक है। तो यही इस क्रियाकलाप में बताया गया है। अब हम एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं उसके बारे में विचार करते हैं। तो अब आप प्रकाश की किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है। तो एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र में हमने देखा, अभी वही हम यहाँ पर बनाएंगे, तथा अवतल के लिए भी बताया गया है। तो अगर यहाँ पर चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। यह किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। तो मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पर जो भी अवतल लेंस पर उत्तल लेंस पर जो किरणें आ रही हैं, तो ये क्या हो रही हैं, ये समांतर किरणें एक बिंदु पर ये जाके मिल जा रही हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। और अगर यही चीज हम लोग अवतल लेंस के बारे में बात करें, तो अवतल लेंस में आपका ये जो किरणें आएंगी, समांतर किरणें ऐसे, और यहाँ से ये बाहर की तरफ जाती हैं, यहाँ से सीधे आती हैं और ये बाहर की तरफ। तो अब यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि यह किसी एक बिंदु पर से आ रही हैं। ये आभासी है और ये वास्तविक है, ठीक है। यही तो चीजें हमने दर्पण में भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसमें चित्र जो है आप देख सकते हो, बुक में भी आपके, और पीछे दिया हुआ है चित्र यहाँ पर।
तो एक ये उत्तल के लिए है और ये अवतल के लिए है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वह आपका आभासी है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए वह आभासी है, मुख्य फोकस। तो यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणों को गुजार दें तो आपको पहले विपरीत दिशा में दूसरा फोकस प्राप्त होगा। तो मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः f का प्रयोग होता है, तथापि किसी लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं तो इसमें f1 और f2 द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को स्मॉल f से बताते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करो कि यहाँ से अगर प्रकाश आए इस तरफ से तो वो क्या होगा, यहाँ पर आके केंद्रित होता। तो इसीलिए यहाँ पर दो फोकस हैं, दोनों तरफ से प्रकाश आप भेज सकते हो। तो एक मुख्य फोकस है, दूसरा सेकेंडरी या तो गौण फोकस है। तो यहाँ पर जो है ये आपका f हो गया f1 और ये हो गया आपका f2, ठीक है। तो अब इसी तरह से यहां पर भी यहां से प्रकाश भेजेंगे तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा ऐसे, और ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है। तो यहां पर भी एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। तो अब यहां पर हम बता सकते हैं कि इसके जो ऑप्टिकल सेंटर O है और F के बीच की दूरी है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से दर्शाएंगे, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि लेंसों के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अब जिस तरह से हमने दर्पण में प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ नियम सीखे थे, वही कुछ हमको यहाँ भी सीखने हैं। तो अब पहला इसमें यह है कि बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, आपका मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखो ये यहां से आ रही है तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब जबकि ये उत्तल लेंस में है ऐसा, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि ये समांतर जाएगी और यहां से ये ऐसे घूमेगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मुख्य फोकस से आ रही हो, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरा इसमें कि अगर किरण फोकस से होती हुई जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, समांतर अपवर्तित होगी। ये किस में है, उत्तल में। और अवतल में क्या होता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जाने वाली है तो फिर ये अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, ठीक है। ये दो चीजें। तीसरा कि अगर यहां पर कोई किरण आपका इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजर रही है तो वो बिना हिले डुले सीधे निकल जाएगी, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो ये तीन चीजें हमको याद रखनी है। तो इसी के आधार पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने दर्पण में भी किया था इसी तरह से, अब लेंस के लिए करेंगे। तो अब लेंस में सबसे पहले हम लोग उत्तल के लिए देखते हैं कि उत्तल में हम पहले वस्तु को कहां पर रखा गया है, हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो वहां से जो किरण आएंगी वो समांतर आएंगी और सब की सब जाके फोकस में मिल जाएंगी। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होता है आपका कि जहां पर आपका अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहां पर आपका प्रतिबिंब, जहां पर आपतित किरणें मिलेंगी वहां पर क्या है, वस्तु है। तो वस्तु अभी इनफाइनाइट पे है। यहां पर आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यह पहले तो रियल यानी कि वास्तविक है, वास्तविक। और कहां पे बन रहा है, ये फोकस पे बन रहा है। वास्तविक इसीलिए क्योंकि ये सही में किरणें मिल रही हैं। यहाँ पर अगर आप अपना हाथ लगाओगे तो हाथ में ये इमेज बन जाएगी, स्क्रीन रखोगे तो उस पर बन जाएगी, कागज पे बन जाएगी। दूसरा, ये बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी, और यह कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। यही हमने दर्पण में भी देखा हुआ है। अब दूसरा, हमारे पास अब वस्तु को कहां रखा हुआ है, अब C से थोड़ा दूर, यानी कि जो 2F है इससे थोड़ा सा दूर, यानी कि इन्फिनिटी और C के बीच में। अब हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कम से कम 2 अपवर्तित किरणें, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जो सिर है पहले इसकी इमेज बनाएंगे, ये कहां बनेगी, फिर इसके पैर की। तो अब यहां से हम एक लेंगे समांतर, जो कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी कहां से लेंगे, इसके O से,
प्रकाशिक केंद्र और वो बिना मुड़े सीधे, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलेंगी, तो सिर की इमेज यहाँ बनेगी और इसके पैर से एक किरण और ओ से होते हुए सीधी निकल जाएगी, तो मतलब पैर मुख्य अक्ष पे बनेगा। प्रतिबिंब जो इसका बिंब है, वस्तु है, वो सीधी है 90 डिग्री पर, तो प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। तो ये इसका प्रतिबिंब बना। अब ये कैसा बना आपका? सबसे पहली चीज वास्तविक बना है, क्योंकि यह सही में प्रकाशिक किरणें मिल रही हैं। कहाँ पे बन रहा है? तो F1 और F2 यानी कि ये F और C के बीच में, आप ऐसा लिख सकते हो, F और C के वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बन रहा है आपका? उल्टा बन रहा है, ये दिख रहा है आपको। और आकार में यह क्या है आपका? छोटा है। अब यहां पर दूसरा कि अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे रखते हैं। कहां रखते हैं? यहां पर C पर रख दिया। तो C पर से फिर वही एक समांतर किरण जो कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए जा रही है। फिर दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर O से वो बिना मुड़े मुड़ चली जाएगी, तो यहां पर इसका सिर बनेगा और पैर ये सीधे, तो यहां पर। तो अब आपने C पर रखा था, तो इमेज भी कहां बन रही है आपका? C पे बन रही है। कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है और उल्टी है। वास्तविक होती है तो वो उल्टी ही होती है और समान आकार, जितना साइज इसका है उतना ही इसका भी है, तो समान आकार है इसका, लंबाई दोनों की समान है। अब C और F के बीच में रखा, तो फिर से यहां से एक समांतर जो फोकस से होते जाएगी और दूसरा एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जो बिना मोड़े चली जाएगी, तो यहां आपका इसकी इमेज बनेगी। अब इमेज कहां बन रही है? C से परे, C और इन्फिनिटी के बीच में। कैसी बन रही है आपका? वास्तविक, क्योंकि यहां पर सही में जो है वह किरणें मिल रही हैं। कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है और इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो उल्टा और साइज में ये क्या है? बड़ा है, इमेज बड़ी बन रही है। अगर आपने एक बार अच्छे से दर्पण के प्रतिबिंब बनाना सीख लिया है तो ये तो आसानी से सीख जाओगे, ये बहुत आसान है। अब अगला कि इसको हम अब और आगे रखते हैं, फोकस पे रख दिया हमने, ठीक है, फोकस पे रख दिया, तो ये यहाँ से समांतर और ये फोकस से निकल जाएगी। दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से एकदम सीधे। तो अगर आप देखोगे कि ये दोनों अब क्या है? ये समांतर हैं, तो समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी जाके? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी। कैसी बनेगी? अनंत पे ये रियली मिलेंगी, तो क्या होगा? वास्तविक, ठीक है। तो इन्फिनिटी भी बनेगी। कैसी बनेगी आपका? वास्तविक बनेगी और साइज में बहुत बड़ी और उल्टी होगी, ऐसे ही मिलेंगी ऐसे, और साइज में बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रखा होगा? अब F और O के बीच में। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये जाएगी ऐसे फोकस से, दूसरा C से होते हुए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये किरणें ऐसे फैल रही हैं, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये कहीं से मिल के आ रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसका पैर का प्रतिबिंब बनाना है तो ये सीधी रेखा, तो यहाँ पर ये इमेज बन रही है। तो अब ये कैसा है कि ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए ये क्या है आपका? आभासी और सीधा और आकार में बड़ा है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया आपका? उत्तल। अब अवतल के लिए अगर देखें तो अवतल में पहले तो समांतर किरणें तो ऐसे मुड़ जाएंगी कि ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, ठीक है। ये तो अब वस्तु कहाँ थी हमारी? अनंत में, सूर्य, और उसका ये प्रतिबिंब कैसा है आपका? आभासी है, आभासी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे, और बहुत ही छोटा बनेगा, न्यून, और सीधा होगा, क्योंकि आभासी सब सीधे ही होते हैं। दूसरा, अब आप कहीं पर भी वस्तु को रखो, मतलब कहीं पर भी, मतलब कि आप किसी भी जगह रखो, तो हमने कोई एक जगह चुन ली यहाँ पर, और यहाँ से एक सीधे, ठीक है, पैर समांतर, और ये ऐसे निकलेगी जैसे कि लगेगा फोकस से हो रही है। दूसरा आपका यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, जैसे कि हमारे पास जो अपवर्तित किरणें हैं वो एक ये है आपका, ये एक अपवर्तित है, तो ये दोनों जाके कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पर, और तो यहाँ पर इसकी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। तो ये कहाँ बनेगा आपका? F और O के बीच में।
छोटा होगा और सीधा। ठीक है, तो अब आप कहीं पर भी अगर रखते हो वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी ही बनेगा और छोटा बनेगा और F और O के बीच में बनेगा। ठीक है, तो अब हमने दोनों लेंस के लिए देख लिया है अलग अलग स्थिति पर। तो इसका एक टेबल जो बुक में बनाया गया है वो भी आप देख सकते हो। तो ये उत्तल लेंस के लिए दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि वही सारी स्थिति हैं जहां जहां पर हमने रखा हुआ है और वही चीज है। और ये है आपका अवतल के लिए। तो अवतल के लिए हमारे दो ही स्थिति होती हैं बिंब की, और उसके हिसाब से ये उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है उसकी स्थिति और उसका साइज वगैरह प्रकृति सारी चीजें दे रखी हैं। अब हमने यहाँ पर मोटा मोटी अनुमान लगाया है कि कहाँ पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हमको एग्जैक्ट बताना है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है लेंस से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिस तरह से हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी ली थी तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। तो गोली दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी जैसे ली थी हमने, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लेंस के लिए भी अपनाएंगे। तो अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में यहाँ पर जो दिशा वही है कि जो आपतन किरण की दिशा है वही धनात्मक होगी, तो उसकी उल्टी ऋणात्मक हो जाएगी। बस इसमें जो वस्तु है उसकी दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है। तो उत्तल का फोकस आपका इस तरफ होता है, तो उत्तल के लिए फोकस आपका क्या आएगा प्लस, और यही अवतल के लिए आपका फोकस इस तरफ होता है फोकस दूरी, तो वो क्या हो जाएगी ऋणात्मक। बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा लेंस का सूत्र, तो जिस तरह से दर्पण का सूत्र था उसी तरह से लेंस का सूत्र है, बस यहाँ पर उधर प्लस आता था इधर माइनस आता है। ये है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u v f आपको पता है क्या होता है करके, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज रखनी है कि इसमें माइनस आता है 1/v माइनस 1/u, u के आगे माइनस है v के आगे नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आती है इसका आवर्धन। तो आवर्धन जैसा हमने दर्पण में पढ़ा है कि भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई को भाग कर दो तो आपको क्या मिलेगा, उसका आवर्धन मिलेगा। और इसको u और v के टर्म्स में अगर लिखना है तो ये होता है आपका u/v। दर्पण में क्या होता है माइनस v/u, इसमें क्या होता है धन। अब इसमें दोनों में समान बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो वहां पर क्या है कि दर्पण के सूत्र में माइनस नहीं आता है तो आवर्धन में माइनस आता है। यहाँ पर लेंस के सूत्र में माइनस आता है तो आवर्धन में प्लस आ गया। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बने, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने उसका प्रतिबिंब। तो अब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी हमको निकालना है। तो अब हमको यहाँ पर क्या क्या चीज रखी है कि हमको बोल दिया है कि अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा और सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो जिसकी ओर बिंब रखा होता है तो प्रतिबिंब यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -10। तो ये अवतल की बात हो रही है। अवतल में क्या होता है जहां वस्तु होती है वहीं प्रतिबिंब भी बनता है, तो आभासी बनता है, ठीक है। फोकस दूरी हमको पता है उसकी माइनस होती है और u हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/u हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/u इस तरफ चला गया प्लस बन गया और 1/f इस तरफ आ गया माइनस बन गया। तो ये 1/u, अब हमको v पता है -10, u पता है -15, 1/10 प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। 30 आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, कितने से गुणा करेंगे इसको 3 से और इसको 2 से, तो -3 + 2 1/30। तो यहाँ से आपका u मिल गया है -30। तो इस प्रकार बिंब की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकालना है। आवर्धन m क्या होता है v/u। v हमको मिल गया है, पता है पहले से -10, u हमने निकाल लिया -30, दोनों को भाग कर दो 1/3, और यहाँ पर धनात्मक आ रहा है तो m धनात्मक आ गया। तो इसका मतलब आपका क्या है, प्रतिबिंब आभासी है। क्यों ऐसा हुआ, देखो
m इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहीं पर लिखते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। तो अगर m धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब देखो आपका h यानी कि वस्तु, ये है वस्तु और ये क्या है उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक आ गई यानी कि m आपका धनात्मक आ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वस्तु सीधी है और इसका मतलब आभासी है। अगर m आपका नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कब आ सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वस्तु सीधी रखी जाती है। तो मतलब ये नेगेटिव आया है, ये उल्टा हो गया है। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो आपका क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो यहां से m से भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें करें तो यहाँ पर कोई एक वस्तु है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है और बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, आवर्धन वगैरह हमको बताना है। तो अब देखो h, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, सीधा रखा जाता है उसको। जितने भी हमने बनाए हैं प्रतिबिंब आप उसमें देख लो। फोकस दूरी 10, क्यों, क्योंकि यह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, प्लस में होती है। बिंब की दूरी -15, ये हमेशा माइनस होती है, v निकालना है। तो रख दो फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपके पास है, इसमें पुट करो वैल्यूज तो आपको आ जाएगा। इतना गुणा भाग आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो u आपका आ गया है +30 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी ये u नहीं है, ये v है, ये हुई है गड़बड़, इसको लिखो v, ठीक है। तो v धनात्मक आया है, तो धनात्मक आया है तो इसका मतलब लेंस से दूसरी तरफ, जैसे आपका ये लेंस है और यहाँ आपका वस्तु रखी गई है, तो इस तरफ ये बन रहा है और ये उल्टा बनेगा, क्योंकि v माइनस आया है। तो v अगर माइनस आया तो इसका मतलब वो क्या है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। तो अगर आप इसका आवर्धन देखोगे तो ये माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर m आप निकाल सकते हो, v/u करके, v आपने निकाल लिया है, u आप रख दो और h डैश हमको निकालना है। तो h से मल्टीप्लाई कर दो, h हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये आएगा -4, देखो माइनस आ गया उल्टा, और आवर्धन भी क्या है इसका, माइनस, ठीक है। v/u से निकाल लो, या तो फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं आवर्धन। अब दूसरी चीज इसमें आती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है कि लेंस, अगर हम बात करें इस लेंस की, तो यहाँ पर कोई भी समांतर किरण आती है तो ये क्या करता है, उसको मोड़ देता है, बेंड कर देता है। तो अब ये लेंस अलग अलग मोटाई का हो सकता है। तो एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है कि वो इसको इतना नहीं मोड़ पाता है, थोड़ा सा वो कम मोड़ता है, तो ये दूर जाके फोकस बनता है। तो जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कम होगी, और जो कम मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। जो ज्यादा मोड़ रहा है उसकी पावर ज्यादा है, कम मोड़ने वाले की पावर कम है। तो इसीलिए जो पावर होती है वो होती है 1/f। f अगर ज्यादा हुआ तो पावर कम हो जाएगी। और इसका SI मात्रक वो क्या है, डायोप्टर है। तो अब SI मात्रक डायोप्टर रखोगे तो फोकस दूरी किस में होना चाहिए, आपका मीटर में। जनरली हमको क्या होता है कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है, तो हम कई बार उसको सेंटीमीटर ही रख देते हैं। नहीं, आपको उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपकी पावर आएगी डायोप्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दे भी रखा हुआ है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 मीटर हो गया, 1/1 1 डायोप्टर। तो अब आप नोट कर सकते हो कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होती है, क्योंकि उसका f ही धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की क्षमता, पावर क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसका f ऋणात्मक होता है। और इसी तरह से जब हम लोग चश्मे वगैरह बनाते हैं तो वहां पर पावर लिखी जाती है कि इतना पावर है, +2 है, -2 है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कितना फोकस है और किस तरह का आपका लेंस है, ये सारी चीजें। तो अब ये चैप्टर हमने कर लिया है समाप्त। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपने बहुत अच्छे से देखा है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।